खरगोश और कछुए की दोस्ती। ये कहानी वृंदावन जंगल की है, जिसमें दो दोस्त बड़े प्रेम से रहते थे, खरगोश और कछुए। पूरे जंगल में उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। वे ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। कोई भी प्रतियोगिता होती तब उसमें खरगोश अव्वल आता और उसकी दोस्ती कछुए से बेमिसाल थी। वे हमेशा अपने दोस्त की चर्चा पूरे जंगल में किया करता था। खरगोश और कछुए की दोस्ती बहुत निराली थी। एक बार सभा में शेर सिंह एक सभा रखते हैं। उस सभा में बोलते हैं, इस जंगल में सबसे दोस्ती गहरी है खरगोश और कछुए की। उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, मैं भी तो देखता हूँ वे क्या हार करते हैं। इधर कछुआ और खरगोश आपस में बैठे नदी किनारे बातें करते हैं। कछु भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर खरगोश और कछुआ दोनों आपस में बातें करते हैं। कछुआ खरगोश से बोलता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। खरगोश भी बहुत अच्छा था और वे हमेशा एक दूसरे के बिना नहीं रहते। खाना खाते तो एक साथ ही खाते। नदी किनारे बैठे हुए दोनों गप्पे लड़ा रहे थे और खरगोश बोलता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दोस्त। अब तो जी करता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहीं हम एक साथ रहेंगे। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। अब हमारा एक दूसरे के बिना ठिकाना नहीं है। इधर शेर सिंह को इसके बारे में पता चलती है। शेर सिंह अपनी गुफा से निकलते हैं और दहाड़ मारते हैं और सोचते हैं, पूरे जंगल में इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। और वे वहां से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मंद मंद गति से सोचते हुए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खरगोश और कछुआ तो आपस में बातें कर रहे थे। इधर गधा भी पानी पी रहा था। गधे को देखकर शेर राजा उसके करीब आता है और बोलता है, इस जंगल में सभी कहाँ रहते हो? और कछुआ और खरगोश की दोस्ती इतनी बेमिसाल है। इधर सभी एक दूसरे को देखते हैं। सभी सोए हुए थे। सभी इस कदर सोए हुए थे और हिरन की तो इतना तेज चाल थी, वे भी सोई हुई थी। इसको देखकर शेर सिंह समझते हैं कि इस पूरे जंगल में ऐसे तो आलस भर जाएगा। इसका तो कुछ न कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। इधर बंदर भी सो रहा था। सारे जानवर सोए हुए थे, आलस में थे। शेर राजा गुस्से में दहाड़ता हुआ नदी किनारे से गुजरता है और अपने गुफा की तरफ बढ़ता है। सोचता है अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जानवर निडर होकर सोते रहेंगे और ऐसे तो हमारे जंगल की बदनामी होगी। शेर राजा सोचते हैं क्यों ना एक रनिंग प्रतियोगिता रखी जाए, जिसके कारण सभी आलसी पशु पक्षी सही से हो जाएं। और फिर एक सभा में शेर राजा पत्थर पे बैठे हुए थे और बोलते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, कल रनिंग प्रतियोगिता होगी, सभी को टाइम से आना है। लेकिन सभी आराम से बैठे थे। उसका साहस कोई नहीं करता। किसी में भी नहीं साहस था कि उनसे पूछा जाए क्यों हम रनिंग प्रतियोगिता में भाग लें। जो शेर सिंह ने बोल दिया वही अटल था। सभी आराम से बैठे हुए शेर राजा की बातें सुन रहे थे। इधर कुत्ता और बिल्ली भी आती हैं। बताओ, इन दोनों की जोड़ी भी इतनी प्रेम भरी थी कि पूरे जंगल प्रेम से रह रहा था और सभी में आलस तो कूट कूट कर भरा था। और मंकी भी रनिंग करता हुआ दौड़ रहा था और वे भी वहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सभी पहुंच जाते हैं। उसके बाद खरगोश और कछुए की रनिंग होती है। उसमें खरगोश रनिंग प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है और खरगोश तो जीत जाता है। कछुआ मंद मंद गति से चलता हुआ हार की कगार पे था। वे इतनी मंद गति से चल रहा था, लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं था। वे तो सोचता मेरा दोस्त जीते क्या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। उधर आकर पता चलता है कि रनिंग प्रतियोगिता में खरगोश की जीत होती है। इधर कछुआ तो मंद मंद गति से आ रहा था।
वह भी बहुत खुश था। इधर फिर रनिंग होती है। ऐसे 2-3 बार रनिंग प्रतियोगिता होती है, लेकिन हमेशा खरगोश ही जीता है। भाई भाई तुम तो फिर से जीत गए। इधर क्या होता है, कछुआ उसके पास आता है। खरगोश में घमंड हो जाता है। वे सोचता है अब मैं कछुए से दोस्ती तोड़ दूंगा। उसको करीब देखते देखते वे उससे आंखें भी बचाने लगता है। भालू बोलता है कि भाई तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कछुआ उसके बोलता है भाई तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, मेरे से कोई गलती हो गई है। नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं है। अब तेरे और मेरे दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं तेज दौड़ने वाले जानवरों के साथ रहता हूँ, तेरे साथ नहीं रह सकता मंद गति की चाल के साथ। इस पर कछुए के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने तो कभी ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त ये खिला देगा। वह अपने दोस्त से बहुत प्रेम करता था और सभी जानवर उसकी बातें सुनते हैं। इतना कहने के बाद वह उछलता हुआ दूसरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कछुआ तो देखता ही रह जाता है। वह कुछ नहीं कह पाता और उसके साथी भी बोलते हैं ये थी तुम्हारी दोस्ती, देख लो। इधर खरगोश जाता है, उसके पास से कछुआ भी मंद मंद गति से जाता है, लेकिन दोनों में से आपस में कोई बातें नहीं करते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। खरगोश तो बहुत अपनी दोस्ती पे घमंड था, लेकिन उसने एक पल में ही अपनी दोस्ती तोड़ दी। ऐसी प्रतियोगिता फिर दोबारा से होती है। फिर मंद मंद गति से खरगोश चलता है। वह सोचता है इससे तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा, लेकिन खरगोश को घमंड इतना भर चुका था, उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। फिर वह सोचता है थोड़ी देर के लिए क्यों ना आराम कर लिया जाए। फिर वह वहीं पर सो जाता है। कछुआ मंद मंद गति से अपने प्रतियोगिता के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। वे एक पल के लिए भी वहां से नहीं रुकता है और मंद मंद गति से धीरे धीरे पहुंच रहा था। फिर एक पल के लिए खरगोश को तो भनक भी नहीं होती कि कछुआ उससे आगे निकल रहा है। इस पर कछुए की जीत होती है और शेर सिंह बोलते हैं तुम्हारी जीत से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है। सभी जानवर उसकी तरफ ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आज तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज तो तुम जीत गए हो। महाराज मेरी जीत में कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की जीत से ही प्रसन्न हुआ करता था। उसके बाद शेर सिंह खरगोश से बुलाते हैं और पूछते हैं आज तुम्हारा दोस्त जीत गया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं वो क्यों जीत गया, जीता तो हमेशा मैं ही था। इतना कहने के बाद शेर सिंह दोबारा से उससे पूछते हैं यही सवाल मैंने कछुए से पूछा था, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये था। वे बोलता मेरी हार में मेरी जीत मेरे फ्रेंड की है। मेरा दोस्त जीतता है तो उसमें भी मुझे अपनी ही जीत नजर आती है। वो जीते चाहे मैं जीतूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त ही जीतना चाहिए। हम दोनों में कुछ नहीं बटा है। उस पर खरगोश तो माफी मांगता है और बोलता है ये आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दें। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने दोस्त कछुए के पास जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। और जीवन में कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। खरगोश को सारी बातें समझ आ चुकी थी। उसने वही तय कर लिया था मुझे जीवन में कभी घमंड नहीं करना और मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी खरगोश और कछुए की एक अनोखी प्रेम भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आगे देखते हैं क्या खरगोश कछुए के पास जाता है, माफी मांगता है या फिर अपने घमंड में चूर रहता है, क्योंकि शेर सिंह ने तो उसको बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वह दौड़ता हुआ कछुए की तरफ बढ़ रहा था
और देखते हैं वह आगे जाके उससे माफी मांगता है या नहीं। ये देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। इधर वह तेज तेज घूमता हुआ अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था। शेर सिंह तो वहीं पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे आज मैंने एक को सही सलाह दी। फिर वह अपने दोस्त कछुए के पास आ जाता है और कछुए से जाकर माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्त, ये कहानी दो बकरियों की है, एक माँ और बेटी की। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में राधा नाम की एक बकरी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वे दोनों घास खा रही थी कि तभी अचानक उनके सामने एक चीता आ जाता है। राधा भागो भागो राधा। डरते हुए भागकर राधा झाड़ियों में छुप जाती है। बूढ़ी बकरी अपनी बेटी को तो भगा दिया, पर तुम मुझसे कैसे बच पाएगी। चीता ने झपट कर राधा को मार डाला। झाड़ियों के पीछे छिपी राधा अपनी माँ को चीता के हाथों मरते देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ को उस दरिंद्र ने मार डाला, अब मैं अनाथ हो गई। राधा रोती हुई अपनी जान बचाकर जंगल से चली जाती है। उधर चीता मांस का टुकड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगता है। पहले ताज़ा मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और फिर ठंडा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। कुछ ही देर में चीता मांस खा गया और उसके बाद नदी का ठंडा पानी पीने लगा। तभी अचानक तालाब से काला धुआं उठने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी अभी जिस बकरी को मार कर तूने खाया है उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो मेरी शिकार थी, समझ ले अब तू मेरा शिकार है। और पलक झपटते ही राक्षस ने चीता को मार डाला। बकरी का मांस खाकर कोई चीता इस नदी से पानी पिएगा तब मैं तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। यही कहा था उस तांत्रिक ने। देखो अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। कई साल पहले जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मारकर उसे अनाथ कर दिया था। तालाब में उसे फेंक दिया था, परंतु अब ये आज़ाद हो चुका है। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगल वासियों, तुम्हारे कारण मैं अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई वर्षों तक कैद रहा। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। उधर राधा बकरी जो अब अनाथ हो चुकी थी, वह अकेली जंगल में इधर उधर भटक रही थी। एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भैया, मैं अनाथ बकरी हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया करके मुझे अपने घर में शरण देकर मेरी रक्षा कीजिए। बकरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझ में ताकत तो है लेकिन पूर्ति नहीं है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी मिलती है। हिरनी आंटी, एक चीते ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारकर मुझे अनाथ कर दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे खेद है बेटी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं एक नारी होकर आप पर बेसहारा नारी की मदद नहीं कर सकती। आंटी, बिटिया, जंगल की दुनिया अलग है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही जीते हैं, मुझे माफ़ कर दो। राधा निराश होकर मदद की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगती है। मुझे मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। मदद की उम्मीद लेकर राधा शेर राजा के पास पहुंच जाती है। महाराज, मैं अनाथ बकरी हूँ, मेरी माँ को एक चीते ने खा लिया है। तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ था और हमारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ था, और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है वह मेरा चचेरा भाई, और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है
वह मेरा चचेरा भाई है। चीता आपका चचेरा भाई है, सिर्फ चीता ही नहीं, बाघ, चीता और शेर सब मेरे चचेरे भाई हैं। यह है तुझे नहीं मालूम? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, पनाह मांगने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। एक बकरी होकर तूने कैसे सोच लिया कि तू एक शिकार के साथ रह सकती है? मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं तुझे इस जीवन से सिर्फ मुक्ति दे सकता हूँ, मदद नहीं। जीना चाहती है तो चली जाए यहाँ से। राधा यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में जीने लगती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। उधर तालाब से आजाद होकर राक्षस जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के तांत्रिकों ने राक्षस के पिता को मार दिया था। उसकी साजिश रखते हुए राक्षस जिस प्राणी को उसके माता पिता के साथ देखता है, उसी क्षण माता पिता को मारकर उस प्राणी को अनाथ बना देता है। मैं इस जंगल के सभी माता पिताओं को मार दूंगा, सबको अनाथ बना दूंगा। जंगल में डर का माहौल छाया हुआ था। एक दिन शेर सिंह सभा बुलाकर बैठा था। ऐसा कौन है जो माता पिता को मारकर बच्चों को अनाथ कर रहा है? महाराज, ये काम उसी राक्षस का है जिसे वर्षों पहले हमारे तांत्रिक ने नदी में कैद कर दिया था। तो क्या वो आज़ाद हो चुका है? हाँ महाराज, मुझे लगता है वह आज़ाद हो चुका है। हमने उसे अनाथ कर दिया था, इसीलिए वह जंगल के सभी माता पिताओं को मार रहा है। यह तो बड़ी चिंता का विषय है। हम ठहरने जानवर और वह राक्षस, हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक बात कह महाराज, कहो क्यों ना उसी तांत्रिक की मदद लिए जाए जिस तांत्रिक ने इसे कैद। तुमने तो मुझे मुंह की बात ही छीन ली। सच में तुम चालाक लोमड़ी हो। उसी क्षण सारे प्राणी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। बाबा की जय हो। क्या वो राक्षस कैद से आज़ाद हो गया है? आप अंतर्यामी हो बाबा, आप अंतर्यामी हो। वह राक्षस वापस आ गया, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपको मार डालेंगे। तुम्हारा भी तो यही मानना है ना शेर सिंह, कि ताकत का जन्म मारने के लिए और कमज़ोर का जन्म मरने के लिए हुआ है। अगर जंगल का यही नियम है तो नियम का पालन करो। राक्षस ताकतवर है, उसे कमज़ोर को मारने को पूरा शिकार है। मेरी विचारधारा गलत थी, मुझे माफ़ कीजिए बाबा और हमारी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? हम तांत्रिक लोगों की कैद से जो आज़ाद हो जाता है, हम दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें एक ऐसी अनाथ बकरी खोजनी होगी जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया हो। ऐसी एक बकरी को मैंने देखा है। अगर वो बकरी अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान देगी तो ही वो राक्षस जलकर राख हो सकता है। लेकिन वह बकरी का विश्वास और जानवरों के प्रति प्रेम और दया की भावना ही राक्षस को जला सकती है। और अगर उस बकरी ने इनकार कर दिया तो उस अनाथ बकरी को राजी करना ही होगा। इसके अलावा राक्षस का अंत नहीं हो सकता। यह सुनकर शेर सिंह और उसके सभी साथी अनाथ बकरी की लाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राधा दिखाई दे ही जाती है। सब उसके पास जाते हैं। राजी करना ही होगा, इसके अलावा राक्षस का अंत नहीं हो सकता। यह सुनकर शेर सिंह और उसके सभी साथी अनाथ बकरी की लाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राधा दिखाई दे ही जाती है। सब उसके पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं बकरी, कुछ ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो। धैमन रानी माँ मैं की मदद मांगने के लिए महाराज और प्राणी के पास आई थी, मगर
किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सभी प्राणी अनाथ बकरी से मदद की गुनाह मांगते हैं, मगर बकरी इनकार कर देती है। इसीलिए सारे प्राणी मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक बाबा प्रकट हो जाते हैं। बाबा, आप? हाँ बेटी, इन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या आप चाहते हो मैं इनकी मदद करूं? दुनिया में अगर सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। समझ गई बाबा। इन खूंखार जानवरों से बचने के लिए अगर आपने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। बाबा, हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ तुम इसकी मदद करके जानवरों को अंत को जिंदा रखो। मुझे क्षमा कर दो राधा, मैंने तुम्हारे अनाथ होने का दर्द नहीं समझा। लेकिन आज जब वो राक्षस जंगल के सारे प्राणियों को अनाथ बना रहा है, तब मुझे एहसास हो गया कि अनाथ होना कितना दर्द भरा होता है। बेटी, अब केवल तुम ही हो जो जंगल के प्राणियों को अनाथ होने से बचा सकती हो। मैं चाहती हूँ कि अनाथ होना क्या होता है। मैं आप लोगों की मदद करूँगी। फिर राधा बकरी सभी प्राणियों के साथ नदी के किनारे पर पहुंच जाती है और जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक राक्षस प्रकट हो जाता है। बकरी, तू वही बकरी है ना जिसे इस जानवरों ने अनाथ कर दिया था? हाँ, मैं वही बकरी हूँ। तेरी माँ को तेरी नज़रों के सामने मार दिया था, फिर भी तू इनकी मदद करने आई है। दुनिया में सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तू इन बेशर्मों के लिए अपनी जान क्यों दे रही है? मूर्ख, क्योंकि मैं अनाथ होने का दर्द समझती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने चीते ने मेरी माँ को मार डाला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी वो तुम नहीं समझ सकते। जब तुम उस अपने माता पिता को उनकी आंखों के सामने मरते देखोगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। राधा की बात सुनकर राक्षस का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाथ बकरी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तेरी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी जानवर को अनाथ नहीं करूँगा। सच, हाँ, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, पर अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शुक्रिया राक्षस जी, खुश रहो, आबाद रहो। राक्षस के गायब होते ही शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, जंगल वासियों, आज मैं अपने जंगल का कानून बदल रहा हूँ। आज के बाद जंगल का कोई भी ताकतवर प्राणी किसी कमजोर प्राणियों को नहीं मारेगा, कोई किसी की अनाथ नहीं करेगा और सब एक दूसरे की मदद करके जानवरों की हेल्प करेंगे। ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको। यह कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय कपिला की। दिनेश के पास थी 2 गाय, कपिला और गोरा। गोरा दूध दे रही थी और कपिला गर्भवती थी। दिनेश गोरा का दूध बेचकर कमाई करता था और इसलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था, मगर कपिला दूध नहीं देती थी। कपिला को अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती कपिला के आगे सूखी घास डाल देता था, इसलिए कपिला हमेशा दुखी रहती। गोरा बहन, देखो तो यह दिनेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है और मैं इसे दूध देती हूँ इसलिए यह मुझे अच्छा खाना देता है। कपिला बहन, तू दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम इसे दूध देने लगोगी, यह तुम्हें भी अच्छा खाना देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन।
यह कहकर बेचारी कपिला की आंखें छलक आती हैं। गोरा से कपिला का रोना नहीं देखा जाता, तो वह कपिला को समझाते हुए कहती है, कपिला रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, यह दिनेश लालची और निर्दय है, तो क्या हुआ? इसकी घरवाली सुमन तो दयालु है ना, देखना वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। दिनेश जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी सुमन उतनी ही दयालु और कोमल हृदय की थी। एक दिन वह दिनेश को कपिला के आगे सूखी घास डालते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह दिनेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस गोरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा, और वह भी पेट भर नहीं। कोई जरूरी नहीं है, सूखी घास खाने से यह और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। गोरा के दूध से होने वाली आमदनी में इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर दिनेश चला जाता है और सुमन कपिला की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सुमन को कपिला पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से कपिला का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत कपिला, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, जा तू गोरा के साथ खाना खा ले। यह कहकर सुमन कपिला की रस्सी खोल देती है और कपिला गोरा के खाने में मुंह मारने लगती है। यह देख गोरा बहुत खुश होती है और कहती है, कपिला बहन, तुम पेट भर के खाना खा लो। नहीं बहन, पेट भर कर नहीं, बस मैं उतना ही खाऊंगी जितना मेरे बच्चे को पोषण मिल सके, बाकी तुम खा लो। अगर तुम्हारा कल दूध कम आएगा तो दिनेश बहुत गुस्सा होगा। अगले दिन दिनेश गोरा का दूध निकालने आता है और गोरा कम दूध देती है। यह देखकर वह सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, जब गोरा पूरा खाना खा रही है तो दूध कम क्यों दे रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है जी, ये तो दूध कम ज़्यादा चलता ही रहता है, कल फिर सही दे देगी। दिनेश सुमन के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर फिर एक दिन कपिला को गोरा के साथ खाना खाते देख लेता है। कपिला को गोरा का खाना खाते देख दिनेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया, इसकी ये थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। यह भी हमारी ही गाय है, कल को यह भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए। आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को नहीं दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इतने निर्दय मत बनिए, गौ माता है और वह भी गर्भवती, इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जा, लगने दे जो लगेगा, इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, जो तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझी। यह कहकर दिनेश कपिला को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना न मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। गोरा बहन, इस दिनेश ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना न मिला तो समझ मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर कपिला रोने लगती है तो गोरा को उसका रोना देखा नहीं जाता। गोरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, कपिला बहन रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से न कुछ दूर एक जंगल है, तो वहाँ चली जाओ, पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि रस्सी भी नहीं तोड़ सकती, पर मुझे बड़ी ताकत है, लाओ तुम्हारी रस्सी मैं तोड़ देती हूँ। यह कहकर गोरा अपनी
मजबूत सींग से खूंटे पर बंधी रस्सी को तोड़कर कपिला को आज़ाद कर देती है और कमज़ोर कपिला किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा बहन गोरा, मैं चलती हूँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। कपिला, ख्याल तो अब भगवान ही रखेगा बहन, जिंदा रही तो कभी ज़रूर मिलूंगी। यह कहकर कपिला घर से निकल जाती है और धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आ जाती है। जंगल पहुंचकर कपिला खुश हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी हरी घास भी खड़ी है। पहले तो मैं पेट भर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। यह कहकर कपिला पेट भर घास चढ़ती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर कपिला के जाते ही दिनेश अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती देख वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बीमारी बताते हुए कहते हैं, दिनेश बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है, पर मेरे पास इसकी दवाई है। उस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य जी? हाँ, हो जाएगा। यह कुछ गोलियां हैं बेटा, शाम 2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। हमारे घर में तो गाय दूध देती है वैद्य जी। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलता हूँ। कुछ देर बाद सुमन गाय का दूध लेकर आती है और दिनेश उस दूध से गोली खाने की सोचता है, मगर जैसे ही दूध का गिलास हाथ में लेता है, दूध अचानक से फट जाता है और दिनेश कहता है, अरे सुमन, दूध तो फट गया, पर दूध तो ताज़ा था, फिर कैसे फट गया? ऐसा बार बार होता है। सुमन अपने पड़ोसी के यहाँ से भी दूध लाती है, लेकिन वो दूध भी फट जाता है। फिर दिनेश सोचता है कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो दूध मेरे हाथ लगते ही फट जाता है। फिर उसे अपनी गलती याद आती है। उसे उस गर्भवती गाय की याद आती है जिसे वह खाना नहीं देता था, जिस कारण वह भाग गई थी, और वह बहुत पछताता है। वहाँ दूसरी तरफ कपिला ने भी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। वह यह सोच रही थी कि इस घने जंगल में मैं अपने बच्चे को शेर, चीते और बाकी जानवरों से कैसे बचाऊंगी। अब मैं घर ही चलती। यह सोचकर कपिला घर की तरफ बढ़ती है और घर आ जाती है। उसे देखकर गोरा बहुत खुश होती है। आओ बहन कपिला, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है। वहाँ दिनेश को जैसे ही पता चलता है कि कपिला वापस आ गई है, वो भी दौड़ा हुआ आता है और कपिला से माफ़ी मांगता है। कपिला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वह बहुत पछताता है। वहीं दिनेश की पत्नी फटाफट से कपिला का दूध निकालती है और दिनेश को दवाई देती है। वह स्वस्थ हो जाता है और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दिनेश कपिला और गोरा की दिल से सेवा करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो। बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसके जीते जी वह किसी ज्ञानी और समझदार को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगल वासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन को किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप दूँ। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा
वही जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का यह संदेश पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वह अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई आप राजा वह तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन अपनाएगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा, इसलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। इधर सियार के मन में भी राजा बनने की इच्छा उठती है। वह शेर खान के सबसे अच्छे दोस्त चीता के पास जाता है। वह चीता से बोलता है कि मैंने सुना है शेर खान सबकी परीक्षा ले रहा है। वह अब राजा नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि कोई और जंगल का राजा बने। तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो ना। तुम अगर उससे कहोगे तो वो मान जाएगा। तुम उससे बोलना कि सियार को जंगल का राजा बनाए और वह तुम्हारी बात मानकर मुझे राजा बना देगा। यह सुनकर चीता बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद जाके शेर खान से बात करूँगा। और सियार और चीता दोनों शेर खान की गुफा की तरफ चल देते हैं। गुफा के पास शेर खान बैठा हुआ था। वह चीता को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, आओ चीता आओ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा दोस्त सियार है। मैंने सुना है तुम राजा नहीं बनना चाहते। मैं चाहता हूँ कि तुम सियार को जंगल का राजा बनाओ। यह सुनकर शेर खान बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और वह चीता से बोलता है, ठीक है, मैं सियार को जंगल का राजा बना दूंगा, लेकिन उसे अपनी बुद्धि और बल की परीक्षा देनी होगी। यूं ही बात चलती रहती है और अचानक कहीं से गोली की आवाज़ सुनाई देती है। शेर खान सियार से पूछता है, बताओ ये किस चीज़ की आवाज़ है? अरे शेर खान, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये कहीं गोली चलने की आवाज़ है। शेर खान बोलता है, ठीक है, ये गोली चलने की आवाज़ है, देख कर आओ ये कहाँ से आई है। सियार तुरंत दौड़ता हुआ नदी की तरफ चला जाता है और देखता है कि वहाँ शिकारी थे और दौड़कर वापस आता है। शेर खान को सब बताता है। शेर खान, वहाँ शिकारी हैं, ये गोली उन्होंने ही चलाई है, वहीं से ये आवाज़ आई है। शेर खान बोलता है, ठीक है, ये बताओ कितने लोग हैं वो? सियार बोलता है, मैं अभी देख कर आता हूँ। और सियार दोबारा से नदी की तरफ जाता है और देख कर आता है। फिर शेर खान पूछता है, बताओ कितने लोग थे? सियार बताता है कि शेर खान वे 10 लोग थे। ऐसा ही बार बार चलता रहता है। कभी शेर खान कुछ पूछने के लिए भेजता है, कभी कुछ। आखिर में सियार थक जाता है और नदी किनारे खड़ा होकर सोचता है, मुझे लगता है शेर खान मेरा पागल बना रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि मैं राजा बनूं, इसलिए मुझे बार बार यहाँ भेज रहा है। और सियार ऐसा सोचते हुए कहते हुए वापस शेर खान के पास चला जाता है और मन ही मन सोचता है, अब बात तो माननी ही पड़ेगी। शेर खान के पास वापस आकर सियार बोलता है, राजा जो है शेर खान, अगर तुम वापस मुझे राजा नहीं बनना देखना चाहते है तो तुम पहले ही बोल देते। यूँ ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि जो बुद्धि की परीक्षा में पास होगा तुम उसे राजा बनाओगे, फिर ऐसा क्यों?
फिर शेर खान कहता है, मैं किसी ऐसे जानवर को राजा बनाना चाहता हूँ जो बुद्धि और बल दोनों में समर्थ हो। मैं नहीं चाहता कि जंगल का शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो किसी भी चीज़ में कमज़ोर हो। यह कहकर चीता बोलता है, मुझे तो लगता है तुम अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हो। ये ज़रूरी तो नहीं कि राजा का बेटा राजा ही हो। चीता और शेर खान की बात चलती रहती है। ठीक उसी समय शेर खान का बेटा शेरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर पराक्रमी और ज्ञानी हो। इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहता है तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो शेरू? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाज़ आती है। ठीक है, क्या तुम यह आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वह आवाज़ किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर खान के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज़ की दिशा में नदी के किनारे चल पड़ता है। मगर काफ़ी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटता, तब सियार मुस्कुराते कहता है, माफ़ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अभी तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतज़ार करो सियार, युवराज ज़रूर वापस आएंगे। और अगर वह वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगा। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और पश्चिम दिशा की ओर सूरज ढलने लगा। उसी वक्त शेरू वापस आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नदी के उस पार 10 शिकारी अपनी अपनी बंदूक हाथ में लेकर खड़े थे। वह अभ्यास कर रहे थे। आज रात वह हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में भेज दिया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की शेरू? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वह मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना ही मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा के आया हूँ। इसी चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर सियार का सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। चीता बोलता है, मैं चाहता हूँ आप राजा। मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनकर सियार का सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। चीता बोलता है, मैं चाहता हूँ आप राजा शेरू को ही घोषित करें। शेर खान बोलता है, इसीलिए मैंने युवराज की यह परीक्षा ली थी। नतीजा आप सबके सामने है। अब आप ये कि शेर खान को राजा घोषित करना चाहिए या नहीं। चीता ने अपनी राय देने से पहले शेर को बोला, मुझे माफ़ कर। उसके बाद शेर वहाँ से चला जाता है और शेरू को जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है और जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।